साल 65 तमिलनाडु की धरती पर एक बच्ची ने जन्म लिया। घर में खुशी का माहौल था। पिता मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा इंसान और माँ सादा जीवन जीने वाली महिला थी। परिवार साधारण था, लेकिन वातावरण में संगीत और परंपरा की गूंज हमेशा बनी रहती थी। इस घर की नई मेहमान को नाम दिया गया सुधा चंद्रन। जन्मे के साथ ही मानो घर में एक अलग ही ऊर्जा फैल गई। सुधा का चेहरा खिलता हुआ था और उनकी आंखों में चमक किसी अनकहे वादे की तरह झलकती थी। कोई नहीं जानता था कि यह बच्ची आगे चलकर भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा की मिसाल बनेगी। सुधा का बचपन साधारण था। खेलकूद, पढ़ाई और परिवार के बीच वो बड़ी हो रही थी। लेकिन परिवार वालों ने जल्दी ही नोटिस किया कि इस बच्ची के भीतर कुछ अलग है। जब भी घर में रेडियो बजता या कोई गीत गाया जाता, सुधा का चेहरा चमक उठता। उनके छोटे छोटे पांव ताल पर थिरकने लगते। माँ अक्सर हंसते हुए कहती, देखना ये लड़की एक दिन मंच पर जरूर नाचेगी। 3 साल की उम्र में ही सुधा के कदमों में संगीत की लय बस चुकी थी। वो आसपास के बच्चों की तरह नहीं खोती, बल्कि गानों की धुन पर नाचना उनका सबसे प्रिय खेल था। पिता ने महसूस किया कि इस बच्ची की रुचि कोई साधारण शौक नहीं है, इसीलिए उन्होंने सुधा को नृत्य की शिक्षा दिलाने का निश्चय किया। कुछ ही समय बाद सुधा ने भारतनाट्यम की औपचारिक ट्रेनिंग शुरू कर दी। गुरुजी ने पहली ही क्लास के बाद घर वालों से कहा, ये बच्ची साधारण नहीं है, इसके हर हाव भाव, हर मुद्रा में स्वाभाविक सौंदर्य है। अगर इसे सही दिशा दी जाए तो यह एक दिन महान नर्तकी बन सकती है। सुधा दिन रात अभ्यास करने लगी। उनकी दिनचर्या कठोर हो गई। सुबह स्कूल, दोपहर में पढ़ाई और शाम को घंटों नृत्य का अभ्यास। कभी कभी पाँव में छाले पड़ जाते तो भी वो रुकती नहीं थी। माँ उन्हें तेल से मालिश कर देती, लेकिन सुधा अगले दिन फिर उतने ही जोश से अभ्यास करती। 8 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार स्टेज पर प्रस्तुति दी। वो दिन उनके जीवन का पहला बड़ा मील का पत्थर था। हॉल भरा हुआ था। दर्शक उत्सुकता से मंच की ओर देख रहे थे। जैसे ही छोटी सी सुधा ने ताल के साथ कदम बढ़ाया, पूरा सभागार सन्नाटा में डूब गया। छोटी उम्र में उनकी नृत्य मुद्राओं में ऐसी परिपक्वता थी कि लोग विस्मित हो रह गए। कार्यक्रम समाप्त होने पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। उस रात सुधा ने अपने पिता से कहा, पापा, मुझे जिंदगी भर नृत्य करना है। मैं चाहती हूँ कि पूरा संसार मेरे डांस को देखे। पिता ने बेटी को गले लगाया और बोले, बेटा, अगर तुम्हारा इरादा मजबूत है तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। इसके बाद तो सुधा का जीवन पूरी तरह नृत्य के इर्द गिर्द घूमने लगा। स्कूल और पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने दर्जनों मचिया प्रस्तुत दी। उनके गुरु हर बार कहते, सुधा, याद रखो, नृत्य सिर्फ पैरों से नहीं होते, नृत्य आत्मा से होता है। जब आत्मा थिरकती है तभी लोग तुम्हारे पाँवों की आवाज सुन पाते हैं। यह वाक्य सुधा के मन में गहरे उतर गए। 16 साल की उम्र तक आते आते सुधा दक्षिण भारत की उभरती हुई नृत्यगान बन चुकी थी। उनके कार्यक्रमों की चर्चा दूर दूर तक होने लगी थी। लोग कहते, यह लड़की एक दिन पूरे भारत का नाम रोशन करेगी। इसके पाँवों की लय अद्भुत है। लेकिन नियति अक्सर वहीं चोट करती है जहां हम सबसे मजबूत खड़े होते हैं। सुधा की आत्मा नृत्यों में बस चुकी थी। उनका जीवन केवल मंच था। उनके सपनों में ताल और लय की गूंज थी, और ठीक इसी सपने को चकनाचूर करने के लिए किस्मत उनका इंतजार कर रही। साल 81। सुधा तब मात्र 16 साल की थी। उनके जीवन का सबसे सुनहरा समय चल रहा था। लगातार मचिए प्रस्तुति, बढ़ती हुई पहचान और लोगों का प्रेम, सब कुछ मानो सपनों सा लग रहा था। हर कोई कह रहा था कि यह लड़की एक दिन पूरे भारत की महान नृत्यगान बनेगी। लेकिन जिंदगी ने अचानक ऐसा मोड़ लिया जिसने न सिर्फ उनके सपनों को झकझोर दिया, बल्कि उनके आत्मा तक को परखने का काम किया। वह दिन साधारण लग रहा था। सुधा ने अपने माता पिता के साथ तमिलनाडु से मुंबई की ओर बस से यात्रा कर रही थी। सफर लंबा था, पर सुधा हमेशा की तरह उत्साहित थी। खिड़की से बाहर देखते हुए वो मन ही मन नए मंच की तैयारी कर रही थी। उनके होठों पर हल्की मुस्कान थी और आंखों में भविष्य के बड़े सपनों की चमक। बस हाईवे पर तेजी से दौड़ रहे थे। सड़क पर हल्की धूप और हवा थी। यात्री बातें कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और ड्राइवर पूरे आत्मविश्वास से बस चला रहा था। लेकिन नियति कब कहर बनकर टूट, इसका कोई अंदाजा नहीं होता। अचानक सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आया। ड्राइवर के पास बचने का समय नहीं था। कुछ ही पलों में भयानक टक्कर हुई।
पूरा बस हिलकर चीखों से गूंज उठा, शीशे चटकर बिखर गए, यात्रिकों ने शरीर एक दूसरे से टकराए, लोग जमीन पर गिर पड़े। सुधा की झांक में उस शोर में गुम हो गई। उनका दाहिना पैर ट्रक और बस के बीच फंस गया था। तेज दर से उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वे बेहोश हो गए। जब सुधा ने होश संभाला तो खुद को अस्पताल में पाया। चारों ओर दवाइयों की गंध और मशीनों की आवाज थी। माँ उनकी हथेली पकड़े आंसू बहा रही थी और पिता डॉक्टरों से कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। सुधा ने हिम्मत करके नीचे देखा। उनका पैर पट्टियों से लिपटा हुआ था और हर जगह खून के धब्बे थे। दर्द इतना गहरा था कि वो कराह उठी। डॉक्टरों ने परिवार को अलग बुलाया और कहा, पैर की चोट बहुत गंभीर है, हमने सर्जरी शुरू कर दी है, लेकिन इन्फेक्शन फैलता जा रहा है। हमें नहीं पता कि इसे बचाया जा सकेगा या नहीं। दिन गुजरते गए लेकिन सुधा की हालत में सुधार नहीं हुआ। पैर का रंग बदलने लगा, सूजन बढ़ गई और हर स्पर्श पर असहनीय पीड़ा होती। डॉक्टर बार बार दवाइयां बदलते, नए इलाज करते, पर हालात बिगड़ते ही गए। फिर वो निर्णायक क्षण आया। डॉक्टरों ने पिता से कहा, हमें सच्चाई स्वीकार करनी होगी। अगर हम टांग को नहीं काटेंगे तो इन्फेक्शन शरीर में फैल जाएगा और सुधा की जान चली जाएगी। ये सुनकर पिता की आंखें भर आई। माँ रोकर बोली, नहीं, मेरी बेटी नृत्यगान है, उसके पांव काट दोगे तो उसका जीवन कैसे बचेगा? वो जीकर भी मर जाएगी। डॉक्टर शांत स्वर में बोले, हमें जिंदगी चुननी होगी। अगर टांग बचाने की कोशिश करेंगे तो हम उसे खो देंगे, लेकिन अगर ऑपरेशन कर दिया तो वो जिंदा रहेगी। अंततः भारी मन से परिवार ने सहमति दी। ऑपरेशन थिएटर की लाइट्स जल उठी। सुधा आधी बेहोश थी। उन्होंने जब होश खोने से पहले आखिरी बार पिता का हाथ पकड़ा तो धीमे स्वर में कहा, पापा, मेरा नृत्य मत छीनने देना। पिता की आंखों से आंसू बहने निकले, पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। घंटों चली सर्जरी के बाद जब सुधा की आंखें खुली तो सब कुछ बदल चुका था। उन्होंने खुद को अधूरा पाया। दाहिनी टांग घुटने से नीचे तक नहीं थी। सुधा कुछ पल तक समझ ही नहीं पाई कि उनके साथ क्या हुआ है। जैसे ही सच का एहसास हुआ, उनकी चीख पूरे कमरे से गूंज उठी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं तो नर्तक ही हूँ, मेरा तो जीवन ही पांवों पे है। भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उनकी चीख सुनकर माँ दौड़ी और उन्हें गले से लगा लिया। पिता चुपचाप सिर झुकाकर खड़े रहे। परिवार जानता था कि सुधा अब केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि आत्मिक रूप से भी टूट चुकी है। इसके बाद दिन और कठिन हो गए। लोग मिलने आते और सहानुभूति जताते। कोई कहता, अब नृत्य छोड़ दो, पढ़ाई पर ध्यान दो। कोई कहता, अब शादी कर लो, यही सही है। हर शब्द सुधा के दिल में तीर की तरह चुभता। वो सोचती, क्या अब मेरी जिंदगी दूसरों की दया और सहानुभूति में ही बीतेगी? क्या सचमुच मेरे सपनों की मौत हो चुकी है? रात को आईने के सामने खड़ी होकर वो अपने अधूरे शरीर को देखती और रो पड़ती। क्या यही मेरी कहानी का अंत है? क्या अब मैं कभी मंच पर नहीं नाच पाऊंगी? लेकिन नियति ने उनके साथ फिर अन्याय किया था। उसी पीड़ा में कहीं गहराई से एक नई शक्ति जन्म ले रही थी। वो शक्ति जल्द ही सुधा को उठाएगी और पूरी दुनिया को दिखाएगी कि कभी कभी अधूरापन ही इंसान को संपूर्ण बना देता है। अस्पताल से घर लौटने के बाद सुधा की जिंदगी जैसे थम सी गई थी। पहले जहाँ सुबह उठते ही उनके कदम नृत्य की ताल पकड़ लेते थे, अब वहाँ खालीपन था। दाहिने पैर की जगह सिर्फ पाटियों और दर्द का एहसास बचा था। दिन भर वे बिस्तर पर पड़ी रहती। कभी कभी खिड़की से बाहर देखते हुए सोचती, क्या सचमुच मेरी जिंदगी अब ऐसे ही गुजरेगी? कभी आईने में अपना चेहरा देखकर खुद से सवाल करती कि क्या ये वही सुधा है जो मंच पर हजारों दर्शकों के बीच थिरकती थी? रिश्तेदार और जान पहचान वाले मिलने आते। कोई कहता, बेटी, अब पढ़ाई पर ध्यान दो, नृत्य छोड़ दो, ये अब संभव नहीं। दूसरा कहता, देखो, भगवान की यही मर्जी थी, अब शादी कर लो, परिवार बसा लो। हर सब सुधा के लिए तीर की तरह था। वो सोचती, क्या मेरे सपनों की कोई कीमत नहीं? क्या लोगों को लगता है कि नृत्य सिर्फ पैरों का खेल है? धीरे धीरे उनका मन अवसाद में डूबने लगा। रातें और भी कठिन हो जाती। अंधेरे कमरे में वे तकिए में मुंह छुपा कर रोती। हर आंसू में वही सवाल होता, भगवान, आपने मेरा सपना क्यों छीन लिया? लेकिन सुधा पूरी तरह हार मानने वाली नहीं थी। उनके भीतर कहीं गहराई में एक चिंगारी बची हुई थी। एक दिन उनके पिता उनके कमरे में आए।
उन्होंने बेटी का चेहरा थामा और कहा, सुधा, तुम सिर्फ मेरी बेटी नहीं हो, तुम उस नृत्य की आत्मा हो जिसे कोई भी ताकत खत्म नहीं कर सकती। पैर खोना दुखद है, लेकिन सपने खोना उससे भी बड़ा अपराध होगा। पिता की ये बात सुधा के दिल में उतर गई। कुछ ही दिनों बाद एक और घटना घटी जिसने उनके भीतर उम्मीद की एक नई लौ जलाई। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि अब उनके लिए कृत्रिम पैर जयपुर फुट लग सकता है। हालांकि ये पैर असली जैसा नहीं होगा, लेकिन इससे वो चल फिर सकती है। सुधा ने पहली बार सोचा, अगर मैं चल सकती हूँ तो क्या मैं नृत्य भी कर सकती हूँ? यह ख्याल उनके भीतर हलचल मचाने लगा। लेकिन सफर आसान नहीं था। जब पहली बार कृत्रिम पैर लगाया गया तो चलने की कोशिश करते ही वो गिर पड़ी। हर कदम दर्द से भरा था। शरीर बार बार जवाब दे रहा था, पर सुधा ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद से वादा किया, मैं फिर से नाचूंगी, चाहे कितनी भी बार गिरना पड़े, चाहे कितना भी दर्द सहना पड़े, मैं अपने सपनों को अधूरा नहीं छोड़ूंगी। अब उनके दिन नए संघर्ष से भर गए। सुबह उठकर कृत्रिम पैर पहनना, फिर बेशौकियों के सहारे धीरे धीरे कदम बढ़ाना और शाम तक थक कर गिर जाना, यही दिनचर्या बन गई। कई बार उनके घुटनों से खून बहता, पांव पर छाले पड़ जाते, लेकिन वो रुकती नहीं थी। लोग अब भी उन्हें रोकने की कोशिश करते। पड़ोस की एक महिला ने कहा, बेटी, क्यों खुद को इतना तकलीफ दे रही हो? अब नृत्य तुम्हारे बस का नहीं है। सुधा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप सही कह रही है। अब नृत्य मेरे बस का नहीं, लेकिन मेरी आत्मा के बस का है। और जब आत्मा थिरकती है तो शरीर भी उसका साथ देता है। उनके इस जवाब ने सबको चुप कर दिया। धीरे धीरे सुधा ने कृत्रिम पैर के साथ संतुलन बनाना सीख लिया। उन्होंने छोटे छोटे स्टेप शुरुआत की। हर दिन आईने के सामने खड़ी होकर नृत्य की मुद्रा का अभ्यास करती। कभी गिर पड़ती, कभी दर्द से करह उठती, लेकिन अगले क्षण फिर खड़ी हो जाती। उनकी माँ कई बार उन्हें रोकती, बेटा, इतना दर्द क्यों सह रही हो? थोड़ा आराम कर लो। सुधा हंसकर कहती, अम्मा, ये दर्द मेरा दुश्मन नहीं, मेरा साथी है। यही मुझे याद दिलाता है कि मैं अभी जिंदा हूँ और सपनों के लिए लड़ सकती हूँ। धीरे धीरे सुधा के भीतर आत्मविश्वास लौटने लगा। वो जान चुकी थी कि अगर उन्हें जिंदगी जीनी है, नृत्य के बिना नहीं जी सकती। अब उनका हर दिन एक जंग था, हार और उम्मीद की जंग। उनका शरीर टूट चुका था, लेकिन आत्मा मजबूत हो रही थी। और यही आत्मा उन्हें उस मंच तक ले जाएगी जहाँ दुनिया देखेगी कि अधूरे टांगों के साथ भी एक इंसान पूरी जिंदगी जी सकता है। कई महीनों की तपस्या, अनगिनत गिरावटें, दर्द और आंसुओं के बाद वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार सुधा चंद्र ने दिल की गहराई से किया था। पहली बार मंच पर लौटना। 84 जगह मुंबई का एक बड़ा सभागार हॉल खचाखच भरा हुआ था। दर्शकों में कलाकार, पत्रकार, विद्यार्थी और आम लोग बैठे थे। सबको पता था कि आज मंच पर एक ऐसी लड़की आने वाली है जिसकी टांगे कृत्रिम है, लेकिन जिसकी आत्मा पूरी तरह नृत्य में बसी हुई है। लोग उत्सुक भी थे और संदेह भी थी। कुछ कह रहे थे, देखते हैं कृत्रिम पैर के साथ नृत्य कैसा लगता है, तो कुछ सोच रहे थे, क्या यह संभव है? क्या है सिर्फ सहानुभूति पाने का प्रयास तो नहीं? लेकिन सुधा को इन फुसफुसाहटी की परवाह नहीं थी। उनके लिए यह सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच की जंग थी। मंच के पीछे सुधा तैयार हो रही थी। उनके चेहरे पर मेकअप था, लेकिन दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि हर कोई सुन सकता था। माँ उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, डर मत, ये मंच तुम्हारा अपना है। याद रखो, तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सबके लिए नाचने जा रही हो जो समझते हैं कि जिंदगी में सपने अधूरे रह जाते हैं। सुधा ने हल्की सी मुस्कान दी और गहरी सांस ली। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, भगवान, अगर मैंने कभी सच्चे दिल से नृत्य किया है तो आज मुझे ताकत देना, आज मुझे हारने मत देना। फिर जैसे ही पर्दा उठा और रोशनी उन पर पड़ी, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। दर्शक खड़े होकर उनका स्वागत कर रहे थे। सुधा मंच के बीचों बीच पहुंची। उनके पैर कांप रहे थे, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास था। संगीत शुरू हुआ। पहला स्टेप उनके कृत्रिम पैर ने साथ दिया। दूसरा स्टेप, शरीर थोड़ी देर डगमगाया, लेकिन सुधा ने खुद को संभाल लिया। और फिर मानो आत्मा ने शरीर को पीछे छोड़ दिया। सुधा ने भारतनाट्यम की मुद्राएं बनाई। उनके हाथ हवा में लयबंद घूमे। चेहरे के भाव में पूरी कथा जीवित हो उठी और उनके कृत्रिम पैर की हर ठोकर मंच पर गूंजती हुई एक संदेश बन गई, हार मानना अपराध है,
दर्शक सांस रोके देख रहे थे। हर कोई भूल चुका था कि यह लड़की कृत्रिम पैर पर खड़ी है। अब वो सिर्फ एक नर्तकी थी। प्रस्तुति बढ़ती गई। ताल के साथ उनकी आंखें बोल रही थी, हाथ कहानी कह रहे थे और शरीर एक ऐसी लय में डूबा था जो किसी भी इंसान की सीमाओं को चुनौती दे रही थी। जब सुधा ने अंतिम मुद्रा ली और संगीत थमा तो पूरे सभागार में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया, मानो लोग अपने होश में ही नहीं थे। फिर अचानक तालियों की गड़गड़ाहट उठी। लोग खड़े हो गए। हॉल गूंज उठा। वाह, अद्भुत, शानदार। कुछ की आंखों में आंसू थे, कई लोग चिल्ला रहे थे। ये सिर्फ नृत्य नहीं था, ये जीवन का चमत्कार था। सुधा मंच पर खड़ी थी, आंसू उनके गालों पर बह रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर दर्शकों को प्रणाम किया। उनके दिल में एक ही आवाज गूंज रही थी, हाँ, मैंने जीत लिया। मैंने अपने सपनों को मरने नहीं दिया। उस रात घर लौटकर सुधा देर तक खिड़की के पास बैठी। चांदनी में उन्होंने अपने कृत्रिम पैर को देखा और धीरे से कहा, तुम अब मेरे शरीर का हिस्सा नहीं हो, बल्कि मेरी ताकत हो। आज तुम्हारे साथ मैंने वो कर दिखाया जिसे लोग असंभव मानते थे। उस दिन से सुधा चंद्रन ने सिर्फ एक नृत्यगान नहीं रही, वे बन गई प्रेरणा की प्रतिमा। उनका नाम उन सब के लिए आशा का पर्याय बन गया जो कभी टूटकर हार मान लेना चाहते थे। अखबारों में सुर्खियां छपने लगी, कृत्रिम पैर वाली नर्तकी ने मंच पर रचा दिया इतिहास। पत्रकारों ने उन्हें साहस की प्रतिमा कहा और लोग उन्हें रोल मॉडल मानने लगे। इसी समय एक फिल्म निर्देशक की नजर उन पर पड़ी। यह थे संगीतमय श्री निवास राव, तेलुगु फिल्मों के मशहूर निर्देशक। उन्होंने सुधा से कहा, तुम्हारी कहानी किसी किताब की तरह नहीं, बल्कि एक फिल्म की तरह है। इसे पर्दे पर लाना जरूरी है ताकि लाखों लोग इससे प्रेरित हो। सुधा पहले ही हिचकी। उन्हें डर था कि कैमरे के सामने अपनी ही जिंदगी को जीना आसान नहीं होगा। लेकिन फिर सोचा, अगर मेरी कहानी से किसी एक इंसान को भी उम्मीद मिले तो क्यों न इसे दुनिया के सामने रखा जाए। साल 84 में तेलुगु फिल्म मयूरी बनी। इससे सुधा ने खुद अपनी भूमिका निभाई। फिल्म की कहानी वही थी, एक लड़की का सपना, उसका हादसा, टांग खोना और फिर कृत्रिम पैर के साथ नृत्य की दुनिया में वापसी। फिल्म रिलीज हुई और जैसे ही पर्दे पर सुधा की असली जिंदगी चलने लगी, दर्शकों की आंखें भर आई। हॉल में बैठे लोग तालियों की गड़गड़ाहट से बार बार फिल्म को रोक देते। लोग कहने लगे, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये इंसान की आत्मा की ताकत है। मयूरी की जबरदस्त सफलता मिली। यह फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार तक ले गई और सबसे बड़ी बात, सुधा चंद्रन एक नाम से बढ़कर एक प्रेरणा बन गई। फिल्म की सफलता के बाद हिंदी दर्शकों ने भी इस कहानी की मांग की, इसलिए 86 में वही फिल्म हिंदी में बनी, नाचे मयूरी। इस बार पूरे भारत ने सुधा को देखा। लाखों लोगों ने थिएटर में बैठकर उनकी कहानी जानी। बहुत से लोग फिल्म देखकर थिएटर से बाहर निकले और कहा, अब हमें अपनी परेशानियां छोटी लग रही है। अगर एक लड़की कृत्रिम पैर के साथ इतना कुछ कर सकती है तो हम क्यों हार माने। इस फिल्म ने सुधा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। उन्हें फिल्मों के ऑफर मिलने लगे, लेकिन सुधा का लक्ष्य सिर्फ पैसे या शोहरत नहीं था। उन्होंने चुन चुन कर वही काम किया जिनमें उनके संघर्ष और साहस का संदेश छुपा हो। धीरे धीरे सुधा ने टीवी की दुनिया में भी कदम रखा। 90 के दशक में जब हिंदी धारावाहिकों का दौर शुरू हुआ, तब सुधा ने स्वाभिमान जैसे शो में काम किया। उनकी अभिनय कला ने दर्शकों को प्रभावित किया। लोग उन्हें सिर्फ एक नर्तकी नहीं, बल्कि एक सशक्त अभिनेत्री के रूप में भी पहचानने लगे। 2000 के बाद उन्होंने कई लोकप्रिय टीवी सीरियल किए, कहीं किसी रोज, क्योंकि सांस भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की और बाद में नागिन जैसी सुपर हिट सीरीज। हर जगह उनकी उपस्थिति दर्शकों को याद दिलाती थी कि यह वही महिला है जिसने मौत जैसी पीड़ा को मात देकर नई जिंदगी बनाई है। लोग उन्हें स्क्रीन पर देखकर अपने बच्चों से कहते, देखो, ये है असली हिम्मत, ये है वो औरत जिसने हार मानने से इनकार किया। फिल्म और धारावाहिकों के जरिए सुधा ने लाखों लोगों तक पहुंच बनाई, लेकिन उन्होंने कभी नृत्य को छोड़ा नहीं। जहां भी मौका मिला उन्होंने स्टेज परफॉर्मेंस दी। कभी स्कूलों में जाकर बच्चों को प्रेरित करती तो कभी मन से समाज को संदेश देती। अगर आपके पास सपने हैं तो उनसे भागो मत, चाहे हालात कितने भी कठिन हो। सपनों से भागना सबसे बड़ी हार है। धीरे धीरे सुधा चंद्रन एक प्रतीक बन गई। लोग उन्हें मयूरी कहकर बुलाने लगे। उनके नाम के साथ अब जुड़ा था साहस, संघर्ष और सफलता की जीती जागती कहानी। सुधा चंद्र की कहानी सिर्फ एक कलाकार की आत्मकथा नहीं है, यह उस हर इंसान की गाथा है जिसने जिंदगी की कठिनाइयों के सामने घुटने टेकने से इनकार किया है
उनका नाम आज भी जब लिया जाता है तो लोग की आंखों में सम्मान और दिलों में प्रेरणा की आग जलती है। सबसे बड़ी सीख जो उनकी कहानी देती है वो है हार मानना सबसे बड़ी हार है। पाँव कट जाना, दर्द सहन करना, बार बार गिरना, ये सब किसी भी इंसान को तोड़ सकता था, लेकिन सुधा ने तय किया कि वह टूटेगी नहीं। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि इंसान का असली बल उसके शरीर में नहीं बल्कि उसके आत्मा में होता है। उनका जीवन हमें बताता है कि मुसीबतें इंसान की पहचान छीनने नहीं आती बल्कि उसकी असली ताकत दिखाने आती हैं। अगर सुधा ने उस हादसे के बाद यह मान लिया होता कि अब उनका नृत्य का सफर समाप्त हो गया तो आज लाखों लोग उनसे प्रेरणा नहीं ले पाते। एक बार एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया, आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या लगी? सुधा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं थी कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि ये थी कि मैं खुद से क्या कहूँगी। अगर मैं अपने दिल से कह देती कि अब तुम नहीं नाच सकती तो मेरा जीवन वहीं खत्म हो जाता, लेकिन मैंने खुद से कहा तुम कर सकती हो, और वही मेरी असली जीत थी। यह जवाब आज भी हर इंसान के लिए मार्गदर्शन है, क्योंकि हम सबकी जिंदगी में कभी न कभी ऐसा दौर आता है जब हालात हमारे खिलाफ खड़े होते हैं। उस वक्त सबसे जरूरी है कि हम अपनी आत्मा की आवाज़ सुने, न कि भीड़ की फुसफुसाहट। सुधा ने यह भी साबित किया कि शरीर की अपूर्णता आत्मा की पूर्णता को नहीं रोक सकती थी। कृत्रिम पैर के साथ उन्होंने वह सब किया जो एक स्वस्थ शरीर वाला भी सोचने से डरता है। मंच पर नृत्य करना, फिल्मों में अभिनय करना, टीवी की दुनिया में जगह बनाना और लाखों दिलों को छू लेना। उनकी जिंदगी का एक और पहलू हमें यह सिखाता है कि दर्द को दुश्मन नहीं साथी बनाना चाहिए। सुधा कहती है, जब मैं कृत्रिम पैर पहनकर गिरती थी तो दर्द मुझे याद दिलाता था कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, और जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे सपने भी जिंदा है। कितना गहरा संदेह है, क्योंकि अक्सर हम दर्द से भागते हैं, लेकिन सुधा ने दर्द को गले लगाया और उसे अपनी ताकत बना लिया। उनकी कहानी हमें यह भी बताती है कि जिंदगी तब तक अधूरी नहीं होती जब तक इंसान खुद हार न मान ले। लोगों ने उन्हें कहा, अब शादी कर लो, पढ़ाई करो, नृत्य भूल जाओ, लेकिन सुधा ने दुनिया की बातों को अनसुना कर अपने दिल की आवाज़ सुनी, और वही आवाज़ उन्हें वहाँ ले गई जहाँ आज उनका नाम दुनिया के सबसे प्रेरणादायक व्यक्तियों में लिखा जाता है। सुधा का जीवन उन लोगों के लिए आईना है जो छोटी छोटी असफलताओं से निराश हो जाते हैं। अगर हम किसी परीक्षा में फेल हो जाए, नौकरी न मिले, रिश्ते टूट जाए, तो अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन सुधा की कहानी कहती है, जब पैर कट जाने पर भी सपनों को जिया जा सकता है तो बाकी कठिनाइयाँ क्या मायने रखती हैं। आज भी जब सुधा किसी मंच से बोलती है तो उनकी आवाज़ सीधे दिल को छू जाती है। वो कहती है, कभी मत सोचो कि तुम अधूरे हो, और इंसान के भीतर एक छुपी हुई शक्ति है, बस उसे पहचानना है। जब तुम खुद पर भरोसा कर लेते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए तालियां बजाती है। उनकी ये बातें सिर्फ नृत्य की दुनिया के लिए नहीं बल्कि हर क्षेत्र के लिए सत्य है। चाहे पढ़ाई हो, खेल हो, कला हो या जीवन का कोई भी संघर्ष, आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा हथियार है। सुधा चंद्रन की कहानी एक संदेश छोड़ती है, सपने वही पूरे करते हैं जो अपने डर को चुनौती देते, और हिम्मत वही दिखाते हैं जो गिरने के बाद भी उठने से इनकार नहीं करते।